आपने इतना समर्थन किया, इतना प्यार अपने यात्रा को दिया, इतनी शक्ति आपने यात्रा को दी, इसके लिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और अपनी लाइफ में नफरत के बाजार में सब लोगों को मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मोदी सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो निकाला है, मगर यहाँ रोजगार देगा तो ना बेटी पढ़ेगा। यहाँ मेरा पिताजी मजदूरी करता है और मजदूरियों में फिर सब लाठीचार्ज करके बोलता है कि तुम यहाँ नहीं करो, तो हम लोग कहाँ जाएं? आप सरकार होकर के मेरे घर आए, बाकी इतना कोई भी नेता लीडर है कोई नहीं मेरे घर आते हैं, कोई नहीं, खाली बोलेगा हाँ दे रहे हैं परसों काम देंगे। तुम मुझे बताओ, तुम एक दिन में क्या करती हो शुरुआत से अंत तक? 4 बजे उठते हैं, 6 बजे पढ़ करके खत्म करते हैं, तो 2 घंटे पढ़ती फिर 2 घंटे क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। सबसे अच्छा क्या लगता है हमको सबसे अच्छा लगता है SST। उसमें क्या अच्छा लगता है? इसमें अच्छा लगता है कि भारत के बारे में सब बताते हैं कि भारत में वो हुआ ये हुआ, वो सुन करके अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा आपको हिंदी लगता है कि ये सच है ये बताते हैं? अब तो वो किताब में जो पढ़े हैं तो वही सच माना जाएगा, क्योंकि हम लोग तो कहीं जाते हैं नहीं, जो छापा रहता है। कैसे मालूम कि किताब में जो है सच है? कि मतलब यहाँ दुनिया तो पढ़िए लिखिए कि ना सब सच मान रहा है, तो हम भी सच मान रहे हैं कि पढ़िए लिख के ये सच है वो है। ऐसे तो हम लोग अनपढ़ रहते हैं, किताब में झूठ भी लिख देते हैं, वो भी तो लिख देते हैं, मगर हम लोग तो पहले भी नहीं समझते थे कि पढ़ाई लिखा क्या होता है। यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है? जी जी रोजगार के और पानी। यहाँ पर इंदिरा आवास भी बना है पूर्व में, बहुत पहले 94-95। हाँ, उसके बाद नहीं बना? नहीं बना। कुछ लोग मतलब राहुल गांधी, देखिए सवाल सबके सामने है। प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को ये नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दें, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, ये हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे।
आपको मैंने 90 जो हमारे IAS ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको OBC, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। If you look at Mamta ji's statements, Mamta ji is very much part of the India Alliance, and most of the other members who are part of the India Alliance are still members of the India Alliance. Of course, Mr. Nitish Kumar has left the India Alliance, and he's gone to the BJP. You can guess as to what the reasons are for him leaving. That's fine. We'll fight in Bihar as the India Alliance. So I don't agree that lots of our partners are not, part of the alliance. Haji. Also, there's a negotiation going on. There is a conversation about seat. These are negotiations. So there is posturing, and that is normal. कि हमारी सरकार है, और ये मुझे शुरुआत से आज तक, और उन्होंने आदिवासियों के साथ, जमीन के साथ किया, वो सारे के सारे आदिवासी बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा अन्याय किया था उन लोगों ने। थैंक यू भैया। एक मिनट। जैसे मैंने पहले बोला, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के टॉप 200 कॉर्पोरेट कंपनीज में मुझे बता दीजिए, OBC मालिक का नाम बता दीजिए, अभी बता दीजिए। आप अदानी का नाम सुने हैं, टाटा का नाम सुने हैं, बिरला का नाम सुने हैं? मुझे एक नाम बता दो, OBC नाम मुझे एक बता दो। बोलो ना। नहीं बोलो। नहीं, आप बोलो पहले। आपके मीडिया हाउसेज हैं, एक दलित या एक आदिवासी मालिक का नाम मुझे बता दो। बोलो। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल वो उसका भी मैं नहीं, सुनिए, बात सुनिए ना। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सवाल जाति जनगणना का सिर्फ नहीं है। सवाल यह है कि इस देश में हिस्सेदारी किसको मिल रही है। कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने आपसे पूछा, 200 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, 500 ले लीजिए, उसमें से आप उनके सीनियर मैनेजमेंट में आप मुझे OBC नाम दे दो, दलित नाम दे दो, आदिवासी नाम दे दो। आप नहीं, क्यों? क्योंकि वहां नहीं। मेडिकल सेक्टर में मैं पूछता हूं आपसे, प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में वहां नहीं दे पाओगे। प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर में पूछता हूं, वहां नहीं दे पाओगे। दिल्ली में जो हमारा सरकार को चलाते हैं, उधर 90 लोग हैं IAS ऑफिसर्स, उसमें से 3 OBC वर्ग के लोग हैं। 5% बजट का उन पर कंट्रोल है, कोने में बैठे रहते हैं। आबादी 50% है। तो अगर आप लोगों के साथ अन्याय करेंगे, हर कदम पे अन्याय करेंगे, तो भारत कैसे जुड़ेगा? आप क्या कह रहे हो और बीजेपी क्या कह रही है? अन्याय होना चाहिए। OBC वर्ग का जो हक है उसको मिलना नहीं चाहिए। दलित वर्ग जो है, आदिवासी वर्ग जो है, उसका हक नहीं मिलना चाहिए। कैसे जुड़ेगा भारत? इसीलिए हमने न्याय शब्द भारत जोड़ो शब्द के बीच में रखा है। अन्याय के भारत में भारत जुड़ ही नहीं सकता। अब मैंने आपसे पूछा, 200 कॉर्पोरेट्स हैं, आप मुझे एक नाम नहीं बता पा रहे। मैंने आपसे पूछा, भैया ठीक है, आप कॉर्पोरेट का शायद जानते नहीं हो, बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी में मुझे एक नाम दे दो। अच्छा छोड़ो, आप रिपोर्टर्स में से मुझे दिखा दो आदिवासी कौन है। हाथ उठाओ ना, कहां है? आप यहां मुझे दलित दिखा दो। हाँ, एक है, सैंपल रख रखा है कोने में। तो देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अन्याय का है, और सबसे बड़ा अन्याय दलित, आदिवासी, पिछड़ों के खिलाफ हो रहा है। इसीलिए मैं इसको रख रहा हूं, और इसीलिए मैं जाति जनगणना के लिए लड़ रहा हूं, और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। प्रधानमंत्री जो भी कहे। हाँ श्रेया, एक मिनट आऊंगा। Can you give me some water, Janab? Calling Congress and migratory path. Even today, one of your videos trying to figure out where it's viral, and BJP says that this is because of this attitude of
yours towards your... What is the video that went viral? You were trying to feed a dog, and that was actually the dog owner. Amit Pandya has been fact-checked also. So, No, what do you mean is a dog owner? I didn't understand. so you were doing a roadshow. Yes, yes, Where one dog owner came to you with the dog. yes. I called the dog and the owner, he came. So you tried to feed the dog with a stick. After the dog was still, you handed it over to the dog. Oh yeah, because वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कहाँ पर था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? So what the BJP has said is that the person who handed over the Malik, the dog owner, was actually a Congress नो, कार्यकर्ता. वेयर इज ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे, फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। क्या है? नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? हाँ जी। राहुल जी 4 दिनों तक झारखंड की यात्रा रही है। इस दौरान आपने कोयला मजदूरों से मुलाकात की, बुनकरों से संवाद किया है। क्या लगता है झारखंड में किन बदलाव की जरूरत है? दूसरा सवाल, कल्पना सोरेन से कल आपकी मुलाकात, आपकी क्या बातचीत रही है, क्या होगी? ये देखिए, जो कल्पना जी के साथ बातचीत हुई वो तो मैं पब्लिकली नहीं बोलूँगा, वो तो कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई है। ये कहूँगा कि जो उनके पति के साथ किया जा रहा है वो अन्याय है, वो ठीक नहीं है। यात्रा में हम बहुत सारे लोगों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, आदिवासियों से मिले हैं, गरीब लोगों से मिले हैं, और बहुत सारा इनपुट हमने लिया है। और मैं सोच रहा हूं कि 2-3 मुद्दों पर चीफ मिनिस्टर से मैं बात करूं और उनको अप्राइज करूं कि हमें लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस होना चाहिए। ज़मीन का मामला है, सरना कोर्ट का मामला है, तो ऐसे काफ़ी मामले हैं। हाँ जी। सर, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ओबीसी दलित पिछड़ों का मुद्दा उठाया, लेकिन एक सवाल है मेरा, आप पिछले 10 साल वाले सरकार में थे, उस समय ना जाति जनगणना की बात हो रही थी, ना ओबीसी समाज की हो रही थी। ये आपको किसने बताया? आप फैक्ट्स चेक करके आओ भैया, हमने जाति जनगणना किया है, आप अपने फैक्ट्स ही नहीं जानते। नहीं किया है, लेकिन बीच में काफी लंबे समय से बंद था। नहीं, हमने कास्ट सर्वे किया, उसके हमने आंकड़े निकाले, कोalition में हमारा डिस्कशन हुआ, और कोalition में वो डिस्कशन में डिसाइड हुआ कि उसको रिलीज नहीं करना है। मैंने पब्लिकली कहा है कि एक्चुअली हमें उस टाइम रिलीज कर देना चाहिए था। अभी अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो ओबीसी के लिए अब क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? वो तो हमने क्लियरली बोला है, जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर है, तो हम हटा देंगे। रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम इसको खत्म कर देंगे, और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। हाँ जी। और आखिरी बात सुनिए, जो इसमें 2 चीजें हैं, और एक है कि जनरल कास्ट के भी गरीब लोग हैं, ठीक है, तो उनको भी नहीं छोड़ना है। और सबसे जरूरी बात कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको पूरा का पूरा सपोर्ट हम देंगे। नोटबंदी ने, जीएसटी ने इन लोगों को खत्म कर दिया है, तो जो रोजगार क्रिएट करते थे, जो देश को रोजगार देते थे, उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अदानी जी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके उनको खत्म कर दिया है। तो हम तो हम सबसे पहले जीएसटी को बदलेंगे, ठीक है। नोटबंदी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, तो जीएसटी को बदलेंगे। उसके बाद हम एक नया फाइनेंशियल प्लान स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए लागू करेंगे, और उसमें हमारा फोकस होगा कि पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी वर्ग के लोग, गरीब लोगों को फुल बेनिफिट मिले। हाँ जी। एक मिनट।
ईवीएम के विरोध में रैलियां हो रही है, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है सर, उसका नेतृत्व कब तक आप वहाँ पर आप जा नहीं रहे हैं क्या? हमारी, देखिए मैं यात्रा में हूँ, हमारी अगर आप ईवीएम पे पोजीशन समझना चाहते हैं, हमारे पास हमने पब्लिकली डिक्लेयर कर रखी है। जयराम जी आपको उसका एक कागज दे देंगे। हाँ जी, पीछे सर, जब से आपने ठीक की है इस यात्रा को, तब से झारखंड में सरकार जो है अस्थिर है, सीएम चेंज हो गए, तो इस परिप्रेक्ष्य को आप किस दिशा में देखते हैं? पूरे देश में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑपोजिशन पर आक्रमण कर रही है। इन इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है, जबरदस्त तरीके से मिसयूज हो रहा है। ये रियलिटी है आज की पॉलिटिक्स का। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने यहां कोशिश की, सरकार गिराने की कोशिश की, हमने रोक दिया, तो हम लड़ते रहेंगे। मगर ये सच्चाई है कि चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो, इन सब का मिसयूज हो रहा है, पूरे देश में मिसयूज हो रहा है। हाँ जी, आखिरी दो सवाल तो हो गया, आखिरी दो सवाल। जनगणना देश की आर्थिक हालात हर तबके का सामने आई, ये एक सराहनीय है। मेरा सवाल ये है, पिछले जो 10 सालों से, ठीक है अभी 10 सालों से कोई सेंसेक्स नहीं हुआ है जिस पर सेंसेक्स मतलब कि जनगणना नहीं, सेंसस जनगणना नहीं हुई है और जनगणना से ये आंकड़े नहीं आ रहे हैं। कुछ राज्यों में बिहार ने कराया और झारखंड अभी नहीं। मेरा ये सवाल है कि आपने सामाजिक न्याय के तहत 5 के न्याय की बात की। मैं आपके सरकार द्वारा एक कानून बनाया हुआ था वन अधिकार, झारखंड से रिलेटेड, बिल्कुल, लेकिन वन अधिकार कानून लागू करने में वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है और काफी सारे लोग को जो आदिवासी वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी हैं उसका वन पट्टा ऐसे ही। देखिए ये कहीं डंप हो, इसके बारे में काफी बातचीत हुई है यात्रा में। ये कहना कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ये गलत है। जरूर थोड़ी कमियां हैं, उनको ठीक किया जा सकता है और उनको हम ठीक कर देंगे। फर्क समझिए, जो गरीब था, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, वो पिछली सरकार को एंटी दलित, एंटी आदिवासी मानते हैं। आज एंटी दलित, एंटी आदिवासी सरकार नहीं है। जमीन का मामला जरूरी मामला है और आपने जो पॉइंट उठाया है, मैं भी ये पॉइंट चीफ मिनिस्टर के साथ उठाऊंगा। हाँ जी, आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी सवाल नहीं, एक हो गया। एक पत्र भैया आप ऐसे करिए ना, पहले आप मेरा जवाब दीजिए ना। पीछे आप दो पूछ रहे हो, आपने एक पूछा, मैंने एक पूछा। ठीक। आम लोगों के मुद्दों से पूरी तरह से अलग होकर लोगों को राजनीति सॉरी क्या? बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी की सरकार हो, आम व्यक्ति तक वो विकास योजनाएं नहीं पहुंच रही जो पहुंच रही। आपको ये किसने कहा? सर मेरी बात नहीं हो जाती सर। जैसा आपने कहा कि आज एसटी कोई कहीं मालिक नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, तो आखिरकार इस सवाल का जवाब तो आपने दिया कि आप आएंगे तो करवाएंगे, लेकिन आखिरकार इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेदार कौन है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, इंडिपेंडेंस के पहले से चल रहा है और इस प्रोसेस के सबसे बड़े कदम कांग्रेस पार्टी ने लिए हैं। आजादी के लिए हम लड़े, हरी क्रांति हमने दी, सफेद क्रांति हमने दी, एजुकेशन सिस्टम हमने लागू किया, जनता के साथ मिलकर टेलीकॉम रेवोल्यूशन हमने किया। तो अब हमने एक नई कमी देखी है, उस कमी को हमने एक्सेप्ट किया है, उसको हम बदलना चाहते हैं, उसको हम ठीक करना चाहते हैं। हमें साफ दिख रहा है कि देश में पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। अब हम इसको ठीक करेंगे। जाति जनगणना पहला कदम है, ये मत सोचिए कि ये लास्ट कदम है, ये पहला क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद काम शुरू होगा। इस कदम से देश को पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी है, गिनती हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, देश का एक्सरे हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा, ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मीडिया में तो हमारा कोई आदमी नहीं है, एक भी नहीं है, कॉर्पोरेट में हमारा एक भी आदमी नहीं है, हिंदुस्तान सरकार में हमारा एक आदमी नहीं है और हमारी आबादी है 50%। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद काम शुरू होगा, उसके बाद मजा शुरू होगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया। रिजर्वेशन में 50% का कैप लगा रखा है।
आप जानते हो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देश में दिया नहीं जा सकता। अब किसी को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में किस वर्ग की कितनी आबादी है। अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, दलित लोग हैं, अगर मैं आपसे पूछूं भैया मुझे बताओ इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, यहां पे कोई जवाब नहीं दे सकता। दे सकता है? बताओ कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के? देखो आंकड़ा नहीं किसी को मालूम। मैं आदिवासी का पूछूं, दलित का पूछूं, जनरल कास्ट का पूछूं, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब आप मुझे बताइए, कहा जाता है कि देश में 8% आदिवासी है, 15% दलित है। 8 और 15 कितना हुआ? 23। कहा जाता है 50% ओबीसी वर्ग है, कितना हुआ? 73 हो गया। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? बात समझ आई? आबादी 75% की है। अब वो भी पक्का नहीं मालूम, हो सकता है 55% निकल आए ओबीसी का, हो सकता है आदिवासी ज्यादा हो, ये किसी को नहीं मालूम। तो सबसे पहला काम, अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो यह पता लगाना है कौन से वर्ग के कितने लोग हैं और किसके पास कितना धन है। सही बात। आदिवासी 8% है, देश का कितना धन उनके हाथों में है? पिछड़े लोग 50% हैं, देश का कितना धन उनके हाथों में है? यह सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है। हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपति, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, मैं नागालैंड, अरुणाचल, असम, मेघालय, ये नागालैंड, झारखंड, बंगाल, सड़क पे चला हूं, हर प्रदेश में अदानी जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया जा रहा है। यहां पे अदानी जी को जमीन दी गई। जमीन किससे ली गई? आदिवासियों से ली गई। और जमीन किसको गई? अदानी जी को गई। तो पूरा का पूरा जमीन का ट्रांसफर हो रहा है पिछड़ों से, आदिवासियों से, दलितों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, और सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जमीन जा रही है। तो यह पता लगाने की जरूरत है इस देश के का जो धन है वो किसके हाथ में है, क्योंकि यह तो हम मानने को तैयार नहीं है कि देश का पूरा धन 1-2% लोगों के हाथ में हो। आप मानने को तैयार हो क्या? अगर देश का पूरा धन 100-200 लोगों के हाथ में है, आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो? अगर मानने के लिए तैयार हो तो मैं घर चला जाता हूं। बिल्कुल नहीं मान सकते। यह कैसा हिंदुस्तान है कि यहां पे करोड़ों लोग रहते हैं और पूरा का पूरा धन 5, 10, 15, 20, 50 लोगों के हाथ में है और बाकी लोग भूखे मर जाएं। बाकी लोगों को ना शिक्षा मिले, ना स्वास्थ्य मिले, ना अधिकार मिले, जमीन छीन ली जाए। ऐसा हिंदुस्तान पता नहीं आपको चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। तो होगा क्या? मैं आपको 2-3 आंकड़े देता हूं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। आप जानते हो ये 90 लोग कौन है? आम जनता नहीं चलाती हिंदुस्तान को। भैया गलतफहमी में मत हो, आप अभी कोई दूसरी दुनिया में हो। आम जनता इस देश को नहीं चला रही है। अगर आम जनता इस देश को चलाती, ये देश कहां का कहां पहुंच जाता। इस देश को
90 IAS ऑफिसर चलाते हैं दिल्ली में। आपके घर में बजट है ना, आपके घर में पैसे आते हैं, आप निर्णय लेते हो ना कितना पैसा किस चीज में जाएगा, मतलब आप घर को चलाते हो। आपके घर में 20,000 रुपए आते हैं, आप कहते हो 5,000 रुपए मेरे खाने में जाएंगे, 5,000 रुपए मैं बच्चों की पढ़ाई में लगाऊंगा, जो भी आप ये निर्णय लेते हो तो आप घर चला रहे हो। वैसे ही हिंदुस्तान का बजट है। करोड़ों लोग जीएसटी से देश को पैसा देते हैं। ये आपने जैकेट पहन रखा है, कितने का लिया आपने? जोर से बोलो। 2100 का। इसमें जीएसटी कितनी थी? 18% जीएसटी थी। आपको पता भी नहीं लगा, आपने जीएसटी दे दी 18%, है ना। अब आप एक बताओ, अगर ये जैकेट अदानी खरीदता तो वो कितनी जीएसटी देता? एक ही जीएसटी देता, जितनी आप दे रहे हो उतनी वो देगा। आपकी आमदनी कितनी है? 40,000 जो भी है, उसकी आमदनी कितनी है? अरबों में। वो आप जितना टैक्स क्यों दे रहा है? ये अन्याय हुआ ना। कोई आदिवासी, गरीब आदिवासी शर्ट खरीद रहा है, वो 18% जीएसटी दे रहा है। उसी शर्ट को अदानी खरीद रहा है, वो भी 18% दे रहा है। तो जेब में से, आपके जेब में से जीएसटी का पैसा जा रहा है। वो जो है 90 लोग, वो निर्णय ले रहे हैं कि पैसा कहां खर्च होगा। देश का मुखिया चोर है। अभी ठहर जाओ भैया, अभी मुझे बात खत्म करने दो, फिर जो बोलना बोलना। तो ये 90 लोग निर्णय लेते हैं कि बजट का पैसा कहां जाएगा। यहां पे अस्पताल लगेगा तो ये 90 लोग निर्णय लेंगे कि भैया हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के बजट में हमें इतना पैसा डालना है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने मुझे बताया ओबीसी 50%, दलित 15%, आदिवासी 8%, कितना हुआ? 73 हो गया, 73 हो गया। अब आप मुझे बताओ, आबादी पिछड़ों की 50%, वो 90 अफसर में से पिछड़े कितने? 3। 50% आबादी जो है, बजट का निर्णय कितना लेते हैं? अगर मान लो हिंदुस्तान की सरकार ने 100 रुपए खर्च किए, तो ये जो 50% वर्ग के लोग हैं, ये कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 5 रुपए का। दलित कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 1 रुपये का। और आदिवासी कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 10 पैसे का। तो 75% लोग 6% का निर्णय लेते हैं। तो यह पता लगाना है कि किसकी आबादी कितनी है। आपको कभी चोट लगी है? आपको चोट लगी कभी? किसी की टांग टूटी? यहां पे आपकी टूटी है, तो आप अस्पताल गए, डॉक्टर ने आपको क्या बोला? नहीं, पहले बोला भैया एक काम कर, इसका एक्सरे करा। तो उसने बोला इसका एक्सरे कराओ। आप गए, आप मशीन पे लेटे, आपने अपना पैर ऐसे रखा है, उसने आप पे वो लाइट लगाई और फिर उसने बटन दबाया, बाहर कमरे के गया, फिर उसने बटन दबाया और आपका एक्सरे आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा हाँ भैया टांग टूटी आपकी। मतलब इलाज से पहले एक्सरे की जरूरत है। एक्सरे के बिना इलाज तो हो ही नहीं सकता। तो जाति जनगणना जो है, देश का एक्सरे है। मैं चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हमें पता लग जाए
किसकी कितनी आबादी है और कितना धन किसके हाथों में है। सीधी सी बात। अब जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं। क्या बताओ भैया, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं क्या? तो जब मैंने जाति जनगणना की बात की, वो कहते हैं भैया सिर्फ 2 जात हैं। अच्छा, अब सुनो कौन सी जात? एक गरीब है और एक अमीर है। अब मेरा मोदी जी से सवाल, भैया अगर सिर्फ 2 जात हैं तो हर भाषण में आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? ये तीसरा जात कहां से उठा ले आए आप? तो वो नहीं चाहते कि आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले। क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अरबपति हैं, जो उनके खास हैं, उनको पूरा का पूरा धन दिया जाए। और होगा क्या? आप में से कोई कहेगा हां ठीक है भैया, तो दे दिया तो क्या हुआ? आप में से 2-3 लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है भैया, धन दे दिया, अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, तो क्या? मैं बताता हूं आपको, जितना धन उनको जाएगा उतना कम रोजगार पैदा होगा। तो ये जो सब यहां ये सब युवा खड़े हैं ना, आपको रोजगार नहीं मिलने वाला। वो चाइना का माल यहां बेचेंगे, चाइना से माल खरीदेंगे, यहां बेचेंगे। आप चाइना के माल के लिए पैसा दोगे, रोजगार कहां बनेगा? हिंदुस्तान में, चाइना में? चाइना में। आप अपने जूते के नीचे देख लो, शर्ट के पीछे देख लो, फोन के पीछे देख लो, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, सब जगह। मगर अगर छोटे उद्योगों की मदद की गई, यहां स्मॉल और मीडियम उद्योगों की मदद की गई और मेड इन इंडिया सचमुच में किया जाए, तो फिर झारखंड में सब लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं 2 चीजें, 2-3 चीजें। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज से 7-8 साल बाद आप अपनी शर्ट के पीछे देखो, उसके पीछे लिखा हो मेड इन झारखंड। और फिर आप देखो कि आप पूछो भैया ये कहां बन रही है शर्ट, और यहां पे एक फैक्ट्री हो, यहां गांव में जो लोग हैं वो उस फैक्ट्री में काम करें, गांव से लोग उस फैक्ट्री को चलाएं, मैनेजमेंट में हो। आप जानते हो ये अदानी जी की कंपनी में पिछड़े लोग कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, जानते हो? एक नहीं है। आप उनकी मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। जमीन आपकी जा रही है, जीएसटी आपका जा रहा है। अदानी जी को बैंक लोन मिलता है ना, कहां से मिलता है? सरकारी बैंक से मिलता है ना। सरकारी बैंक का पैसा कहां से आता है? अपने जेब में देखो, यहां से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है। तो आप टैक्स दे रहे हो, आप पैसा दे रहे हो, आप अदानी जी को अपनी जमीन दे रहे हो, उनकी कंपनी में आपका एक आदमी नहीं, उनकी कंपनी में उनके मित्र हैं, उनके खास लोग हैं, और आप बेरोजगारी और भूख के रास्ते पे चलते जा रहे हो। इसलिए हमने न्याय यात्रा निकाली, इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। सामाजिक अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, श्रमिकों के खिलाफ अन्याय, 5 अन्याय हो रहे हैं। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, जैसे ही हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, जाति जनगणना
देश का एक्सरे हम करवा देंगे। तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने यात्रा को सफल बनाया, आपने नफरत के बाजार में मोहब्बत की लाखों दुकानें खोल दी, और यही आपकी हिस्ट्री है, यही आपका इतिहास है। दिल से आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मगर हमारे स्टेट का क्या होगा? हमारे यहां भी ये लोग नफरत फैला रहे हैं, हमारे यहां भी लोग आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, हमारे यहां भी अन्याय कर रहे हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है। तो आपको यहां से भी आना चाहिए। इसलिए इस साल हमने मणिपुर से महाराष्ट्र यात्रा की। मैं चाहता था कि यह भी पैदल यात्रा हो, मगर चुनाव का समय है तो पार्टी ने निर्णय लिया कि थोड़ा सा इस यात्रा में हम पैदल चलेंगे, मगर यह यात्रा बस से होगी और जीप से होगी। तो आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, भारत को जोड़ने का लक्ष्य है। और जो 5 अलग अलग तरीके के अन्याय हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करना, प्राइवेटाइजेशन, सामाजिक न्याय, अन्याय जो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, और जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी ये यात्रा हमने शुरू की है। तो इसमें हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक शब्द जोड़ दिया है। अब मेरा लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगले 2-3 दिन में हम उड़ीसा में होंगे। शाम को 15 मिनट ऐसा मेरा भाषण होता है। 7-8 घंटे हम उड़ीसा की जनता की आवाज सुनने आए हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, बहुत सारे लोग समस्या रखते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं,
दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग आते हैं, किसी की लोकल इशू होती है। जैसे आज सुबह हम आ रहे थे, किसी के वहां पे जमीन का मामला था, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी, तो हमने वहां पे उनका मामला सुलझा दिया, ठीक कर दिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी कहना चाहते हो, आपके दिल में जो दर्द है वो आप हमें कहो। 7 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के हैं, बाकी लोग हैं, वो सेल्फी चाहते हैं, वो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो श्री विजय पटनायक जी को, राहुल जी को भी आप प्रणाम करके सम्मानित करें। मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मीर साहब और झारखंड के सभी लोग को धन्यवाद। हमारे यहाँ भी लोग आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, हमारे यहाँ भी अन्याय कर रहे हैं, अदानी को जमीन दी जा रही है, तो आपको यहां से भी आना चाहिए। इसलिए इस साल हमने मणिपुर से महाराष्ट्र यात्रा की। मैं चाहता था कि यह भी पैदल यात्रा हो, मगर चुनाव का समय है तो पार्टी ने निर्णय लिया कि थोड़ा सा इस यात्रा में हम पैदल चलेंगे, मगर यह यात्रा बस से होगी और जीप से होगी। तो आज मैं आपके सामने यहां हाजिर हूं। इस यात्रा का भी वही लक्ष्य है, भारत को जोड़ने का लक्ष्य है। और जो 5 अलग अलग तरीके के अन्याय हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं, आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बंद करना, प्राइवेटाइजेशन, सामाजिक न्याय, अन्याय जो आदिवासियों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ किया जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, और जो हमारे मजदूर हैं उनके खिलाफ अन्याय जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी ये यात्रा हमने शुरू की है। तो इसमें हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक शब्द जोड़ दिया है। अब मेरा लक्ष्य क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगले 2-3 दिन में हम उड़ीसा में होंगे। शाम को 15 मिनट ऐसा मेरा भाषण होता है। 7-8 घंटे हम उड़ीसा की जनता की आवाज सुनने आए हैं। जो भी हमसे बात करना चाहता है, बहुत सारे लोग समस्या रखते हैं, किसान आते हैं, मजदूर आते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग आते हैं, किसी की लोकल इशू होती है। जैसे आज सुबह हम आ रहे थे, किसी के वहां पे जमीन का मामला था, सरकार ने उनकी जमीन छीन ली थी, तो हमने वहां पे उनका मामला सुलझा दिया, ठीक कर दिया। तो हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी कहना चाहते हो, आपके दिल में जो दर्द है वो आप हमें कहो। 7 घंटे आपको मिलेंगे। उसमें बहुत सारे लोग हमारे कांग्रेस के हैं, बाकी लोग हैं, वो सेल्फी चाहते हैं, वो भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है। तो